आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में 28,500 करोड़ रुपए से अधिक की 6 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी और करीब 3,000 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से देश के आर्थिक विकास के साथ अपने सपनों को शामिल करने को कहा। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्नातक समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को कोविड महामारी से लड़ने में महिलाओं के सहयोग की सराहना की। केरल में तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार को 3 देशों गैबोन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर रवाना होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं पर नजर रखे हुए है। सरकार ने 1 अक्टूबर से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दलों ने 31 मई को होने वाले चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज किया। फ्रेंच ओपन में रोहन बोपन्ना और मैटवे मिडलकोप पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में जकार्ता में हॉकी एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में पहुंचा और आईपीएल क्रिकेट में क्वालीफायर में 2 में कल एक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम चेन्नई में 28,540 करोड़ रुपए से अधिक की 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इससे देश में बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। श्री मोदी ने 2,960 करोड़ की लागत से तैयार 5 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस सभी 11 परियोजनाओं की लागत करीब 31,500 करोड़ रुपए है। पूरी की गई कुछ परियोजनाओं में चेन्नई की परिधि में तांबरम और चेंगलपट्टू को जोड़ने वाली तीसरी ब्रॉड गेज लाइन शामिल है। एक अन्य परियोजना के अंतर्गत 75 किलोमीटर लंबी मदुरई थेनी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है। इस परियोजना को 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्रियान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री ने 14,870 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। ये एक्सप्रेसवे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से से होकर गुजरेगा। एक अन्य प्रमुख परियोजना में चेन्नई बंदरगाह और मदुरावायल को जोड़ने वाली 4 लेन की 21 किलोमीटर लंबी डबल डेकर एलिवेटेड सड़क परियोजना है, जिसे 5,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 1,800 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई एंगमोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटपाड़ी और कन्याकुमारी में 5 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चेन्नई में लाइट हाउस परियोजना के तहत 1,152 आवासों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आवास अत्याधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु ने खिलाड़ियों ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है। Every field, someone or the other from Tamil Nadu is always excelling. Just recently, I hosted the Indian Deaflympics contingent at my residence.
You would be aware that this time it was India's best performance in the tournament. But do you know that out of the 16 medals we have won, youngsters from Tamil Nadu had a role in 6 of those medals. This is among the best contributions to the team. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और युवा व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और समाधान खोजने के लिए कहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्नातक समारोह में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आज जब देश आर्थिक विकास के नए अध्याय को लिख रहा है, तो हमें एक और बात याद रखनी होगी। हमें छोटे व्यापारियों, स्मॉल बिजनेस का भी उतना ही ध्यान रखना होगा। हमें उन्हें ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म देने होंगे, ग्रो करने के लिए ज्यादा बेहतर मौके देने होंगे। हमें उन्हें देश विदेश में नए नए बाजारों से जोड़ने में मदद करनी होगी। हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। और इसी बात पर आईएसबी जैसे संस्थान, आईएसबी के स्टूडेंट्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री ने युवा प्रबंधन स्नातकों को देश के सपनों को साकार करने में योगदान करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने का अर्थ पूरे देश के करोड़ों लोगों को बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रबंधन स्नातकों से प्रौद्योगिकी से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आईएसबी जैसे संस्थानों के छात्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आईएसबी और प्रबंधन स्नातकों को आकांक्षी जिलों का अध्ययन करने के लिए कहा। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते थे, हमने कहा बैकवर्ड नहीं है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। हमने उसको एस्पिरेशनल घोषित किया और हमने तय किया कि हम इन जिलों में विकास की आकांक्षा जगाएंगे, एक नई भूख जगाएंगे। देश के एफिशिएंट युवा अधिकारियों को चिन्हित करके इन जिलों में भेजा गया। इन जिलों में होने वाले हर काम को विशेष तौर पर मॉनिटर किया गया। आज स्थिति ये है कि इनमें से कई जिले आज देश के दूसरे बेहतर समझे जाने वाले जिलों से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है और हमारे व्यवसाय अब रोजगार के लाखों अवसर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में छोटे व्यवसायों और उद्यमों को साथ लेने की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से परिवारवादी दलों से लड़ने का आह्वान किया और कहा कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी हैं, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है। साथियों, एक और भाजपा की लड़ाई तेलंगाना के भविष्य के लिए है, तो दूसरी ओर ये लड़ाई तेलंगाना के सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य का विकास किया जाएगा। श्री मोदी ने राज्य के लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने देश में लैंगिक समानता की नींव रखी। आज केरल में तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति ने उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली महिलाओं के प्रेरणादायी योगदान को याद करते हुए ये बात कही। In the saga of our freedom movement, women played a stellar part. India's efforts to be freed from the shackles of an exploitative colonial rule began long ago. Even in the middle of the 19th century, while there were only men, Rani Lakshmibai was the most notable among them, but there were many more like her fighting bravely against the unjust rule. राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महिलाएं अधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं और कोविड महामारी से दृढ़ता से लड़ने में महिलाओं ने शक्ति का परिचय दिया।
महिला सशक्तिकरण के लिए केरल के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों में से 3 केरल से थी। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी के शुरू हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री कोविंद ने कहा कि भारत ने महिलाओं सहित अपने सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने का गौरव हासिल किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार से 3 देशों गैबोन, सेनेगल और कतर की 9 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। उनके साथ उच्चस्तरीय एक शिष्टमंडल भी जाएगा। इसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार और 3 सांसद सुशील कुमार मोदी, विजय पाल सिंह तोमर और पी रविन्द्रनाथ शामिल होंगे। इन 3 देशों की ये उपराष्ट्रपति स्तर की पहली यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति की गैबोन और सेनेगल की यात्रा से अफ्रीका के साथ भारत के संबंध को बढ़ावा मिलेगा और इससे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी बल मिलेगा। कतर की यात्रा दोनों देशों के साथ राजनयिक संबंध की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित समारोह की तैयारी के सिलसिले में है। इससे दोनों देशों के आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौते किए जाने की भी संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में 28,500 करोड़ रुपए से अधिक की 6 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी और करीब 3,000 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से देश के आर्थिक विकास के साथ अपने सपनों को शामिल करने को कहा। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में स्नातक समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को कोविड महामारी से लड़ने में महिलाओं के सहयोग की सराहना की। केरल में तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार को 3 देशों गैबोन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर रवाना होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं पर नजर रखे हुए है। सरकार ने 1 अक्टूबर से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दलों ने 31 मई को होने वाले चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज किया। फ्रेंच ओपन में रोहन बोपन्ना और मैटवे मिडलकूप पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में, सानिया मिर्जा और लूसी हेराडेका महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। जकार्ता में हॉकी एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में पहुंचा और आईपीएल क्रिकेट में क्वालीफायर 2 में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटों के साथ संवाद करेंगे। वे ड्रोन विमानों के आकाश में प्रदर्शन के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे और प्रदर्शनी स्थल पर ड्रोन विमानों से जुड़े स्टार्टअप से भी बात करेंगे। 2 दिन के भारत ड्रोन उत्सव में 1,600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदर्शनी में 70 से अधिक भागीदार अपने विमानों का प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत 1 अक्टूबर से आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना
कल मुक्त व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की गई। ये आदेश कागज उत्पादों जैसे न्यूज प्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, वॉलपेपर, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो और ऑफसेट पेपर के आयात पर लागू होगा। करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर तथा सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर जैसे कागज उत्पादों को इस नीति से बाहर रखा गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं पर सरकार नजर रखे हुए है। उपभोक्ता मामलों का विभाग कल विभिन्न हितधारकों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेगा। बैठक में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं खरीदने के लिए गुमराह करने वाली फर्जी समीक्षाओं की विकरालता का पता लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं पर फर्जी और भ्रामक समीक्षाओं के प्रभाव तथा इसे रोकने के संभावित उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की कुशल नीतियों के कारण देश की विकास दर मुद्रास्फीति दर से अधिक है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि आज भी भारत की विकास दर 8.5% और मुद्रास्फीति की दर 7.5% है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी यूरोप और जिस देश का दौरा कर रहे हैं वहां महंगाई दर बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक का सबसे बड़ा करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो सेवाएं, रोपवे और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से राज्य का समग्र विकास होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दलों ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने आज टनकपुर और बनबसा में जनसभा में कहा कि 31 मई को होने वाले उपचुनाव को लोकतंत्र का पर्व माना जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी प्रचार में जुटे हैं। विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल पद की शपथ ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने राजनिवास में श्री सक्सेना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपराज्यपाल ने शहर में हाल ही में विभिन्न प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों का उल्लेख करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मिजोरम में रेशम उद्योग के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने चौविलुंग को रेशम उत्पादन ग्राम घोषित किया है और दोनों ही सरकारें राज्य में रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास के लिए वृहद स्तर पर कोशिशें करेंगी। भारत वर्ष 2040 तक विश्व में पहला जैविक खेती वाला देश बन सकता है। आज नई दिल्ली में विश्व जैविक प्रदर्शनी में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ पवन कुमार चामलिंग ने कहा कि जैविक खेती से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और किसानों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सकेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी गुट के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न अभियानों में सुरक्षा बलों ने 26 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें 16 जैश-ए-मोहम्मद और 12 लश्कर-ए-तैयबा गुट के थे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के 7 परिसरों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी भूमि से जुड़े सौदे मामले में की जा रही है। इससे पहले निदेशालय ने परब को समन जारी कर पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के कथित मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। धनशोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दिल्ली की एक अदालत में ये आरोप पत्र दाखिल किया गया। और आइए
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 26 मई 1934 को हुआ था। पिल्लई भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के पूर्ववर्ती थे। पिल्लई को जय हिंद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। चंपक रामन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ था। विद्यार्थी जीवन के दौरान भी पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली किताबों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी सभी राजनेताओं के भाषण सुनते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया और निर्वासन की सजा दी गई तो चंपक रामन को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सारा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। चंपक रामन एक अंग्रेज के संपर्क में आए जो जर्मनी के लिए जासूसी कर रहा था। बाद में उस जासूस की सहायता से पिल्लई भारत से विदेश चले गए। उस समय पिल्लई की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। चंपक रामन सबसे पहले कोलंबो गए और वहां से स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में पिल्लई ने शिक्षा पूरी की और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि ली। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो पिल्लई ने जर्मन दूतावास की मदद से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। उसका मुख्यालय ज्यूरिख में था और चंपक रामन ने स्वयं ही उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 1914 में पिल्लई बर्लिन चले गए और वहां इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी शुरू की। लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, बरकतुल्ला, चंद्रकांत चक्रवर्ती, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रभाकर, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बीरेंद्र सरकार और हेराम बलाल गुप्ता सहित विदेश में रह रहे अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिल्लई के साथ जुड़ गए। चंपक रामन पिल्लई ने जर्मन लोगों का विश्वास जीता और हिंद महासागर में जर्मन नौसेना के अभियानों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने चंपक रामन पिल्लई को पकड़ने वाले को 1 लाख पाउंड का पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन अंग्रेज भारत मां के इस महान सपूत को कभी पकड़ नहीं सके। पिल्लई ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल वॉलंटियर कोर की स्थापना की। उन्होंने स्वयं सेवकों के लिए सैनिक पोशाक और अनुशासन का भी निर्धारण किया। जुलाई 1914 में पिल्लई ने बर्लिन से भारतीय सैनिकों को संदेश दिया कि विद्रोह करने और मातृभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है। बाद में 1919 में जब चंपक रामन पिल्लई वियना में सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी योजना बताई। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने वही राह चुनी जो चंपक रामन पिल्लई ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन से पिल्लई का सपना साकार हुआ। चंपक रामन पिल्लई को दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार का मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह उस सरकार के राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से
सारी आशा पर पानी फिर गया और जर्मनी तथा स्वाभिमानी भारतीय क्रांतिकारियों के बीच संबंध छिन्न भिन्न हो गए। वो नाजियों के गुस्से का शिकार हुए। माना जाता है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। 26 मई 1934 को पिल्लई का निधन हो गया। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को अवर्णनीय पीड़ा सहनी पड़ी, क्योंकि नाजियों ने उनका जीवन नरक बना दिया था। इसके बावजूद लक्ष्मीबाई पिल्लई चंपकरामन की अस्थियां, डायरी और उनके गोपनीय दस्तावेज संरक्षित करने में सफल रहीं। पिल्लई की अंतिम इच्छा के अनुसार लक्ष्मीबाई उनकी अस्थियां भारत लाईं, जहां कन्याकुमारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको समुद्र में प्रवाहित किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी चंपकरामन पिल्लई को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी को भी याद कर रहे हैं। वे 26 मई 1946 को शहीद हुए थे। मोहम्मद यूसुफ का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1923 में हुआ था। मोहम्मद यूसुफ प्रतिबद्ध राजनेता थे। वो 1946 में जम्मू कश्मीर में उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। जब वो महाराजा के अत्याचारी शासन के विरोध में आयोजित जुलूस में शामिल हुए तो राज्य की सेना की गोलाबारी में श्रीनगर के खानकाए मोहल्ला में उनकी मौत हो गई। शहीद मोहम्मद यूसुफ को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 503 अंक बढ़कर 54,253 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 144 अंक चढ़कर 16,170 पर पहुंच गया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मेटवे मिडलकूप ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और इवान डोडिक की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारत ने एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में जगह बना ली है। जकार्ता में अपने अंतिम लीग मैच में भारत ने मेजबान इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराते हुए पूल ए में दूसरा स्थान हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में क्वालीफायर 2 में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम का सामना फाइनल में रविवार को गुजरात टाइटंस से होगा। पुणे में महिला 2020 लीग में वेलोसिटी का सामना ट्रेल ब्लेजर्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ट्रेल ब्लेजर्स ने 13वें ओवर में 1 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। केंद्र सरकार ने तैराक आर्यन नेहरा के विश्व जूनियर चैंपियनशिप से पहले दुबई में ट्रेनिंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आर्यन दिसंबर 2019 से टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप से जुड़े हैं। उत्तराखंड में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में 28,500 करोड़ रुपए से अधिक की 6 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी और करीब 3,000 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने व्यवसाय प्रबंधन स्नातकों से देश के आर्थिक विकास के साथ अपने सपनों को शामिल करने को कहा। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्नातक समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को कोविड महामारी से लड़ने में महिलाओं के सहयोग की सराहना की। केरल में तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार को 3 देशों गैबोन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर रवाना होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं पर नजर रखे हुए है। सरकार ने 1 अक्टूबर से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया। फ्रेंच ओपन में रोहन बोपन्ना और मेटवे मिडलकूप पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में जकार्ता में हॉकी एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर सुपर 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।